एक तरह का डिजिटल अरेस्ट, मतलब फोन पे ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया। बहुत रियलिस्टिक चीजें चल रही थी और इतनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो बात कर रहे थे, तब तक तो मैं इसको असलियत ही मान के चल रहा था। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि आप सब लोग सावधान हो जाए। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट के मामले कल तक तो सिर्फ टीवी न्यूज पर सुनने को मिल रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट के मामले अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि ट्रेन बडीज के साथ भी होने लगे हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही सच्ची डिजिटल अरेस्ट की कहानी मेरे ट्रेन बडी मिस्टर अभिषेक सर की आवाज में। फेडेक्स कोरियर से एक मैसेज था, मुझे टेक्स्ट मैसेज आया कि मेरा कोरियर जो है रिटर्न हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोरियर का बारे में जानना है तो कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन कीजिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले मेरे वाइफ ने कुछ बुक किया होगा, ऑनलाइन पे कुछ सामान मंगाया होगा, तो कोरियर रिटर्न हो गया होगा। तो कस्टमर केयर को फ़ोन किया मैंने, तो कस्टमर केयर बोल रहा है कि आपने अंधेरी के में जो उनका ब्रांच है फेडेक्स का, ठीक है, वहाँ से 2 नवंबर को, ठीक है, इराक इराक के लिए कुछ कोरियर बुक किया था, वो कस्टम्स ने पकड़ा है। तो मैं 2 मिनट के लिए ये हो गया, मैं बोला मैंने इराक में इंडिया के बाहर किसी को जानता नहीं, तो इराक के लिए कौन सा कोरियर मैंने बुक किया। तो उसने बताया कि 2 तारीख को अंधेरी से मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड डाल के एक कोरियर बुक हुआ था इराक के लिए, वो कस्टम्स ने पकड़ा है। तो मैंने बोला क्या भाई, क्या था कोरियर में? तो उसने बताया कि 450 ग्राम उसमें LSD था। ठीक है, 4 एक्सपायरी पासपोर्ट थे, एक लैपटॉप था और 3 किलो कपड़े थे। ठीक है, तो मैं एकदम ये हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि अगर आपको ये प्रॉब्लम से बचना है तो कस्टम्स में आपको बात करना पड़ेगा, पुलिस क्राइम ब्रांच, कस्टम्स भी नहीं, क्राइम ब्रांच से बात करके आपको उसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि अगर आप चाहें तो मैं आपका जो लाइन है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं इतना इसमें आ गया कि मैं बोला हाँ ठीक है, करो भाई। तो क्राइम ब्रांच में एक जन ने फ़ोन उठाया एंड उन्होंने बोला मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप पे कॉल किया, बोले आप एक जगह पे अलग होके सेपरेट होके बैठ जाइए, हम आपसे पूरी जानकारी पूछेंगे। तो उन्होंने भी वही बताया कि 2 नवंबर को मैंने इतना इतना चीज़ें सामान जो है बुक किया था। तो मैंने बोला कि दो सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि मैं ये दिवाली का टाइम था और दिवाली के छुट्टी में आउट ऑफ मुंबई था। मैं बोला कि आप चाहे तो मेरा मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, मैं 1 2 3 मुंबई में ही नहीं था, मैं गया था अलीबाग घूमने के लिए। 1 तारीख सुबह निकला और 3 तारीख में आया, तो 2 तारीख मैंने कोरियर बुक कहाँ से किया। तो उसने फिर मेरे को पूछताछ करते रहे, मेरा पैन नंबर, आधार नंबर, सारे चीज़ें पूछे। तो बोले ठीक है, हम हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करते, देखते वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। तो वॉकी टॉकी में मेरे से जब बातचीत चालू है, वॉकी टॉकी में पूरा आवाज़ आ रहा था, जैसे पुलिस वॉकी टॉकी रखती है, सारे बातें करती है। उसने वहाँ पे वॉकी टॉकी में पूरा प्रोफेशनल वे में बात कर रहे थे, जैसे कि पुलिस बात करता है। तो वॉकी टॉकी में हेड ऑफिस, कंट्रोल रूम, ऐसा बोल के बात किया कि इसका हाँ, कि इसका पूरा ये करो, मैं सुन पा रहा था। तो कंट्रोल रूम से बात हुआ तो कंट्रोल रूम ने बताया कि मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड से पूरे देश में करीब 15 जाली अकाउंट चल रहा है, 15, और मनी लॉन्ड्रिंग में मैं इन्वॉल्व हूँ। और उसमें ये बोला, कंट्रोल रूम से सुन रहा हूँ मैं, कि अगर मैं उनको कोऑपरेट ना करूँ, मुझे इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो मैं फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ें, मैं सुन भी रहा था और उन्होंने फिर ये चीज़ें रिपीट की। मैं बोला सर, बहुत सारे जगह पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC करने के लिए बैंक के RM जो होते हैं वो लेते हैं,
बट मैं तो मुंबई के बाहर कभी गया नहीं। अलग अलग राज्यों में, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे मेरे नाम का अकाउंट कैसे चल सकता है? मैं वो सब स्टेट में कभी गया नहीं। तो फिर उन्होंने मेरा बैंक का डिटेल्स लिया, मेरे कितने बैंक अकाउंट हैं और उसमें क्या क्या पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं मेरे सीनियर को लाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो सीनियर जो पुलिस था वो एकदम एक अजीब तरह से ही बात कर रहा था, जैसे मतलब सामने वाले को डरा के बात करने वाला। सीधा ही मेरे को पूछने लगा, कितना कमीशन लेते हो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को वाइट बनाने में? तो मैंने बोला, सर मैं तो सैलराइड हूँ, आप चेक कर सकते हैं, हर महीने मेरी सैलरी आती है। मनी लॉन्ड्रिंग तो दूर की बात है, ये सब जो स्टेट की बात ये लोग बोल रहे हैं वो सब स्टेट में तो कभी गया तक नहीं है, ठीक है। कहीं से अगर कुछ फॉर्जरी हुआ होगा तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो बोलने लगा कि आरबीआई को हम आपका केस भेज रहे हैं, आरबीआई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी तुरंत। मेरे और सबसे बड़ी बात है, इस टोटल कन्वर्सेशन करीब घंटा भर हो चुका था। मुझे किसी से बात करने के लिए मना थी, मेरे को बोला आप एक सेपरेट रूम में बैठ जाओ सो दैट मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पाऊँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं मन में थोड़ा डर भी गया था, मैं बोला क्या चालू है, और मैं सैलराइड हूँ, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं है। तो मुझे किसी से बात करने की, ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट था, एक तरह का डिजिटल अरेस्ट, मतलब फ़ोन पे ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया और किसी से कुछ बात करने दे नहीं रहे थे। इन द मेन टाइम एक लेटर आया मेरे व्हाट्सएप पे, आरबीआई का पूरा लोगो, लेटर पैड, स्टैम्प, उसके ऊपर 4-5 बड़े आदमी का सिग्नेचर कि आपका ऐसा ऐसा जो अकाउंट्स है वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, हम आपका अकाउंट सीज कर रहे हैं। तो अब सामने वाले ने बोलने लगा कि आपका पैसा आरबीआई में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कहाँ पे, बैंक आरबीआई के अकाउंट। और आधे घंटे के बाद अगर मेरा अकाउंट क्लियर रहा तो आधे घंटे बाद आरबीआई मुझे ट्रांसफ़र करेगी। अब क्योंकि मैं एक बैंक में कई साल नौकरी कर चुका हूँ, मेरे मन में तब एक सवाल आया कि अगर आरबीआई को मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है, 2 मिनट लगेंगे मेरे बैंक अकाउंट को सीज करने में। कभी भी आरबीआई पैसा ट्रांसफ़र नहीं मांगती, सीज करने के लिए बोलती है, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला वो मुझे बहुत प्रेशर कर रहे थे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैंने पूछा कि आप बैठते कहाँ पे? बोले मैं अंधेरी ब्रांच में, क्राइम ब्रांच अंधेरी में बैठता हूँ। तो मैं बोला सर मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, जो करूँगा सामने मिल के करूँगा, ठीक है। 20 मिनट का टाइम दीजिए, मेरा ऑफिस घाटकोपर में है, मेट्रो पकड़ के अंधेरी जाने में 20 मिनट लगेंगे। तो बोले ठीक है मैं मीटिंग में हूँ, मेरा सबॉर्डिनेट से बात कीजिए। तो और एक जो बंदा आया, बोले आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं हैरान हो गया, ये पुलिस इस तरह से बात कर रही है, जान को खतरा हो सकता है, कि आना ज़रूरी नहीं है, आप वहीं पे बैठ के प्रोसेस करो। बट मैं जिद पे था, जान को खतरा हो या जो हो जाए, बहुत मेहनत का पैसा है, ऐसे तो ट्रांसफ़र करूँगा नहीं सामने जब तक मिलूँगा नहीं, ठीक है। बहुत रियलिस्टिक चीज़ें चल रही थी और इतनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो बात कर रहे थे, तब तक तो मैं इसको असलियत ही मान के चल रहा था। मैं मेट्रो चढ़ा, ऑफिस से निकला, मेट्रो में चढ़ा तो तब तक वो कंटिन्यू मेरे साथ फ़ोन पे थे। अंधेरी उतरा, अंधेरी उतरने के बाद मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस ढूंढता रहा और वो सुन रहे हैं कि मैं लोगों को पूछ रहा हूँ कि भाई इधर क्राइम ब्रांच का ऑफिस किधर है। इन द मेन टाइम उन लोगों ने लाइन वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी। मैं अंधेरी क्राइम ब्रांच में पहुँचा तो मैंने बोला कि आपके इधर से फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे 2-3 वीडियो दिखाया इस तरह के फॉर्जरी का। लोग पुलिस के वर्दी पहन के, पूरा ऑफिस सजा के, वीडियो कॉल पे लोगों को डरा के इस तरह से फॉर्जरी करके पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर वहाँ से, उन्होंने बोला कि मेरे सीनियर को आप एक मेल डाल दीजिए कि इस तरह से चीज़ें हुई है,
आपके साथ इंफॉर्मेशन करने के लिए। तो मैं वहाँ से इन्फॉर्म किया और मैं वहाँ से निकला। तो पूरे रास्ता मैं यही सोचता रहा कि इतने साल फाइनेंस में, बैंक में काम करने के बाद मेरे जैसा इंसान अगर इतना सत्ते में आ सकता है, तो आम आदमी के साथ जिसको नॉलेज नहीं है उतनी, उसको क्या हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि आप सब लोग सावधान हो जाए। जो मेरे साथ होते होते बचा, मैं बाल बाल बच गया, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए।